हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। आई एम मुमताज राही। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स वाला के इस प्लेटफॉर्म में। भाई, मच अवेटेड सेशन। जितने ज़्यादा मैसेजेस मुझे इस सेशन के लिए आए हैं ना, चाहे वो हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो या फिर टेलीग्राम चैनल हो, हर जगह ये डिमांड थी कि मैम पॉलिटी का पार्ट 2 कब आएगा। तो चलिए, इंतज़ार ख़त्म हुआ। पॉलिटी का पार्ट 2 जो है वो आ गया है आप सभी बच्चों के लिए। हर वो चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी है जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके अभी इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलमोस्ट आधी पॉलिटी जो है हमारे पार्लियामेंट तक कवर कर चुके हैं हम लोग। तो पार्ट 2 में अब हम देखेंगे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है अब हम पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके पार्ट 1 भी देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पार्ट 2 की, पॉलिटी के कंप्लीट मैराथन की। तो पॉलिटी का एक कंप्लीट मैराथन लाने का सोचा था, पार्ट 1 लाया था और इतना ज़्यादा प्यार पार्ट 1 को मिला है, इतने ज़्यादा उसमें आप बच्चों ने जो है इतना प्यार बरसाया। तो चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं अब हम। मच अवेटेड सेशन था पॉलिटी पार्ट 2। ऐसी हर कोशिश की गई है कि इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल से लेके इंपॉर्टेंट बॉडीज़, हर चीज़ आपके लिए जो है इसमें इंक्लूड करवा दी जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी के इस सेशन की। तो एक क्विक रिकैप अगर हम ले लें तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, है ना। क्विक रिकैप ले लेते हैं, यही तो हमारा जो है वो एक खासियत है कि हम लोग रिकैप करके पढ़ते हैं। तो चलिए क्विक रिकैप अगर हम ले लें तो पार्ट 1 में बेटा हमने क्या पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था कि हमारा संविधान जो है वो कैसे बनना शुरू हुआ था, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी। तो पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी बेटा फॉर्मेशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और वो बना। नेक्स्ट में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी को हम आगे लेके गए, हमने प्रीएम्बल पढ़ा। प्रीएम्बल के बाद हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो देखे कि कैसे हमारे जो हैं वो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। एंड देन हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कवर किया था। देन हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कवर किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को पढ़ा था, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को पढ़ा था। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट से अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। पार्लियामेंट हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, मगर पार्ट 2 में हम पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। पार्लियामेंट हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 79 से 122 में आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी जो है हमारी कंट्री की वो है हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट। 2 हाउसेस हमने इसमें देखे थे, एक था राज्यसभा एंड सेकेंड वन वाज लोकसभा। लोकसभा को बेटा हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लोकसभा में एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और आपने और हमने जाके यहाँ पे वोट किया था, और राज्यसभा में हमको इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो देखने को मिला। राज्यसभा की एक खास बात ये थी कि यहाँ पे 12 बंदे जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और अभी हाल ही में 4 नए लोगों को यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। करंट अफेयर्स में है, पूछा जा सकता है। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है कि भैया नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल था 80 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 80 क्लॉज 1 जो है वो कह रहा है कि भाई साहब नॉमिनेट कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया अपने करियर में, काफ़ी एक्सेप्शनल सर्विस दी है हमारे भारत को, तो वैसे लोगों को हमें संसद में बिठाना चाहिए। आर्टिकल 80 जो है उसका सब क्लॉज 1 जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। ये एक क्विक रिकैप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये था हमारा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जैसी ही एक बॉडी होती है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमारे वहाँ पे जैसे एक ना पैरेलल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुम्हें समझाती हूँ मैं, व्हाट इज कि किस तरीके से जो है वो काम करता है। अगर एक तरफ मैं लिख दूँ यूनियन और दूसरी तरफ बेटा
दूसरी तरफ मैंने लिख दिया स्टेट, दूसरी तरफ जो है वो मैंने लिख दिया स्टेट। तो एक तरफ लिख दिया यूनियन और दूसरी तरफ जो है मैंने लिख दिया स्टेट। ठीक है मैम। जैसे यूनियन में ना, यानी कि सेंटर, यूनियन क्या है, यूनियन है हमारा केंद्र, हमारा सेंटर, स्टेट क्या है, हमारी राज्य। जैसे यूनियन में बेटा हमारे पास आता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना, हाईएस्ट है यहाँ पे। स्टेट में कौन बैठ रहा है, स्टेट में बैठ रहा है हाईएस्ट गवर्नर, राज्यपाल। गवर्नर कौन होता है, गवर्नर इज राज्यपाल। ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर कौन सा था, कई बार सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल 52 है। देन हमारे पास आ जाता है राज्यपाल, राज्यपाल। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है यहाँ पे ऐसा कोई भी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वैसा यहाँ पे कोई भी उपराज्यपाल नहीं है। ठीक है। गवर्नर जो है ये हमें आर्टिकल 153 ऑनवर्ड्स देखने को मिला था, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है। देन यहाँ पे जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, है ना, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो गैस करो यहाँ पे कौन आएगा, गैस करो, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। सिंपल। यहाँ पे कौन आ जाएंगे, अपने चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है, एड एंड एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं मिलके प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस। तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्र के मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्र के मंत्री परिषद। स्टेट में कौन आ जाएगा, राज्य के मंत्री परिषद, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये एक गवर्नमेंट जिस हिसाब से सेंटर में चल रही है, केंद्र में चल रही है, सेम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बच्चे आपको स्टेट में यानी कि राज्य में देखने को मिलती है। वैसे ही जैसे हमने सेंटर में क्या पढ़ा था, सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट है जी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट साहब लॉ बना रहा है, लॉ। लॉ किसके लिए बना रहा है, ये पूरे कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बॉडी है ना, सबसे बड़ी बॉडी है। वैसे ही हम पढ़ेंगे आज की क्लास में स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं पढ़ाऊंगी कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, तो बेटा स्टेट लेजिस्लेचर किसके लिए लॉ बनाएगा, अगेन थिंक करो, थिंक कॉमन सेंस, भाई राज्य के लिए, राज्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के लिए लॉ बनाएगी, बिहार की सरकार बिहार के लिए लॉ बनाएगी, गुजरात की सरकार गुजरात के लिए कानून बनाएगी। समझ गए, हर स्टेट का अपना एक असेंबली होता है। इसको हम क्या कह रहे थे, पार्लियामेंट। इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। तो आइए पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर राज्य का विधानमंडल। तो चलिए, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है। क्या है ये, लॉ मेकिंग बॉडी है स्टेट लेवल पे। और ये फंक्शन किसके करती है, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अंतर्गत काम करती है। इसकी कॉम्पोजिशन, पावर, फंक्शन जो है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये आर्टिकल बेटा पूछ सकता है। स्टेट का आर्टिकल है 168 से लेके 212, 168 से लेके 212। पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 79 to 122। तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, 168 से लेके आर्टिकल 212, अनुच्छेद 168 से लेके आर्टिकल 212। पहला पॉइंट तो मैम याद हो गया कि राज्य के लिए जो लॉ बनाती है वो है हमारी विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की, तो आपको यहाँ पे दो टाइप की कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी। एक मिलेगी यूनिकैमरल, एक मिलेगी बाईकैमरल। थोड़ा इसको अपने तरीके से समझते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर आपको बात करें तो दो टाइप की मिलेगी। ये दो टाइप क्या है, तो दो टाइप की कॉम्पोजिशन जो है, एक आ जाएगी अपने पास स्टेट
लेजिस्लेचर, पहले यहाँ पे यूनिकैमरल लिख लेते हैं ना, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। एक आती है यूनिकैमरल, एक आ जाती है अपने पास बाय कैमरल। भाई बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है दो, टू, यानी कि टू हाउसेस। यूनिकैमरल की अगर हम बात करें बेटा तो अपने पास दो हाउसेस आ गए। एक यूनिकैमरल की बात करें तो एक सिंगल हाउस आया। वो सिंगल हाउस क्या था? वो सिंगल हाउस था कि साहब लेट्स कीप इट सिंपल, हमारे पास हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, असेंबली विधानसभा और विधान परिषद की बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन बाई कैमरल वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। बाई कैमरल वाला बोल रहा है भाई साहब ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, दो हाउसेस ले आते हैं। अब वो दो हाउसेस कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यही वाला, और दूसरा हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक हो गया असेंबली और एक हो गया अपने पास काउंसिल। बाई कैमरल दो हाउसेस। क्या ये दो हाउसेस होना अनिवार्य है? नहीं भाई, बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। स्टेट का मन कर रहा है, स्टेट चाह रही है नहीं भैया एक्सपर्टीज चाहिए अपने को, तो ले आओ, मगर अनिवार्य या इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी तो नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से सवाल ये आता है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पे अपने को बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है? तो ये राज्यों से सवाल आएगा कि भैया राज्य बता दीजिए। तो यहाँ पे टोटल बेटा अपने पास ऐसी 6 स्टेट्स हैं। पहले 7 थी, जम्मू कश्मीर भी था मगर अब नहीं है क्योंकि वो जो है अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यहाँ पे स्टेट्स जो है वो 6 कौन कौन सी है? एक तो अपने पास आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, अगला आ गया अपने पास तेलंगाना, देन वी विल बी हैविंग महाराष्ट्र, देन अपने पास आ जाएगा कर्नाटका। यहां से सवाल आता है, वो बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में जो है अभी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और उनमें से 3 कोई और स्टेट डाल देगा और एक इनमें से डाल देगा। या फिर क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम कर सकता है, बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से किसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, 3 इसमें से डाल देगा, एक हो सकता है मध्य प्रदेश डाल दे, गुजरात डाल दे। तो इस तरीके से एग्जामिनर जो है वो आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। तो ये देख लेना, ठीक है, लिख लेना साइड बाय साइड। ये हो गया हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे एक तो हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमने पढ़ा है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरीके से काम करती है, और दूसरा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 500, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 60। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ भी यहाँ पे डिटरमाइंड है। ड्यूरेशन कितना है? अगर ये पहले अगर डिसॉल्व नहीं होती है, सरकार नहीं गिरती है, तो 5 साल तो चलेगी। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा की तरह हेड कौन करता है? स्पीकर करता है। दूसरा हाउस कौन सा आ गया भाई? दूसरा आ गया काउंसिल, विधान परिषद। ये हो गया विधानसभा और काउंसिल हो गई विधान परिषद। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है भैया 1/3, यानी कि ध्यान देना यहाँ पे जो काउंसिल है ना, काउंसिल जो काउंसिल है, काउंसिल में कितने मेंबर्स रहने वाले हैं ये असेंबली पे निर्भर करता है। मैम ये कैसे? भाई कह दिया गया कि काउंसिल में जितने, ठीक है आपका मन है, आपका शौक है, आप काउंसिल बनाना चाहते हैं बना दीजिए, मगर साहब जो डायरेक्ट व्यक्ति चुन के आए हैं हमारे प्रतिनिधि, वो तो असेंबली में बैठे हैं, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो आप क्या करिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वो 1/3 ही होनी चाहिए असेंबली की, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो असेंबली पर ही निर्भर करेगी। 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। तो क्या विधान परिषद में कितने लोग बैठेंगे ये विधानसभा पे निर्भर करता है? हाँ बिल्कुल निर्भर करता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ द विधानसभा और 40 मेंबर्स, या तो 1/3 हो या तो 40 लोग जो हैं वो न्यूनतम होने चाहिए। मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? अलग अलग तरीके के इलेक्शन है। 1/3 सदस्य जो हैं वो इलेक्ट होंगे बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है मगर पढ़ना जरूरी है। 1/3 जो है वो लोकल बॉडी सेलेक्ट करेंगी, 1/12 वहाँ पे टीचर्स के द्वारा, 1/12 वहाँ पे ग्रेजुएट्स के द्वारा जो है वो चुना जाता है।
अब बाकी के बंदे जो बच गए उसको नॉमिनेट करेगा हमारा गवर्नर। क्या ये परमानेंट बॉडी है? तो यस, इट इज अ परमानेंट बॉडी। जैसे राज्यसभा है, सीधा कंपेयर कर लो ना, यहाँ पे लिख लो लोकसभा, यहाँ पे लिख लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे लिख लो तुम राज्यसभा, और यहाँ पे लिख लो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, काफी ज्यादा फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं। परमानेंट बॉडी है, जैसे राज्यसभा में रिटायरमेंट होता है, यहाँ पे भी 1/3 लोग जो हैं हर दूसरे साल रिटायर होंगे। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? यहाँ पे लॉ बनाना, इनको कानून बनाना इनका पावर और फंक्शन है। कानून किस में बना सकते हैं? वैसे सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में मेंशन हो और जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन हो। कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों जो हैं वो कानून बना सकते हैं। बिल्स को पास करना, फाइनेंशियल पावर्स क्या है? एक मनी बिल जो है, मनी बिल वो केवल जैसे सेंटर में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो पा रहा था, वो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही वो जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो पाएगा। ठीक लोकसभा की तरह ये पावर एज इट इज इनको मिली है। लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह ही, ना तो इसमें कोई अमेंडमेंट मनी बिल में ला सकता है, ना तो इसको मना कर सकता है। बेचारा सिर्फ और सिर्फ जो है 14 दिनों के लिए इन्हें रख सकता है। 14 डेज के अंतर्गत इसे वापस जो है इसे असेंबली में भेजना पड़ेगा। जो काउंसिल मंत्री परिषद हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी की पूरी असेंबली में। भाई यहाँ पे अगर सीएम से गलती हुई तो पूरे की पूरी सरकार गिर जाएगी, सभी को यहाँ पे रिजाइन देना पड़ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स क्या हैं? ये अमेंडमेंट्स को अप्रूव करते हैं, अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन को अप्रूव करते हैं। ये पार्टिसिपेट करते हैं हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। याद करो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो कैसे पढ़ाया था। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, और तीसरे नंबर पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ जो यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आ जाइए सेशंस। यहाँ पे भाई साहब सेशंस कौन कौन से हैं? क्या ये भी पार्लियामेंट की तरह ही है क्या सेम? हाँ बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे जो कार्य यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहा था, यहाँ पे वही काम गवर्नर करेगा। बिकॉज गवर्नर क्या है? गवर्नर राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर में। तो राष्ट्रपति के जो काम सेंटर में होते थे वही राष्ट्रपति के काम गवर्नर स्टेट में करने वाला है। तो समन करेगा, समन का मतलब आह्वान, बुलावा देना कि भैया आ जाइए, बैठ जाइए सभी के सभी, कम से कम 2 सेशन तो करिए एक साल में। तो यहाँ पे मैक्सिमम गैप सेम एज ई पार्लियामेंट, 2 सेशन में कम से कम 6 महीने से जो है 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने का होना चाहिए। कोरम क्या होता है कि कितनी सीटिंग है, मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया मेरी क्लास में जो है 100 बच्चे आएंगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी, मैंने 100 बच्चों का कोरम सेट कर लिया, इतने बच्चे होंगे तभी क्लास स्टार्ट होगी। वैसे ही यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितने व्यक्ति आएंगे तब जाके सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो कम से कम 10% तो आने ही चाहिए। अडजर्नमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत डिस्कशन कर लिया बैठ के विधानसभा में या विधान परिषद दोनों में। फॉर एग्जांपल हमने बहुत डिस्कशन कर लिया, अब चलिए खाना खा लेते हैं, रिसेस पीरियड है, रिसेस पीरियड, उसको बोलते हैं अडजर्नमेंट। अडजर्नमेंट कौन करता है? हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। देन आ जाता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे पूरे तरीके से विघटन हो गया है, या तो सरकार गिर गई या अपना 5 साल का टेन्योर जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। अब बाईकैमरल स्टेट में स्पेशल पावर क्या है कि जो मनी बिल है, मनी बिल उसमें काउंसिल कुछ ना कुछ सजेशन दे सकता है, कुछ अमेंडमेंट्स कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल की अगर हम बात करें कि अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो असेंबली जो है उसका फाइनल से होगा। अगर ऑर्डिनरी बिल में भी, एक आम बिल में भी अगर काउंसिल को कुछ नहीं पसंद आ रहा है, वहां पे भी, अब जैसे अगर सेंटर में क्या होता था ना, सेंटर में अगर सेंटर की बात करूँ ना, सेंटर में यहाँ पे अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो यहाँ पे बेटा आती थी जॉइंट सिटिंग, याद है ना? जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या था? 108। लेकिन वैसा कोई भी जॉइंट सिटिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में यहाँ पे अनुच्छेद 108 कह रहा है भैया लड़ाई हो गई, जॉइंट सिटिंग कर लीजिए, मिल बैठ के सलाह कर लीजिए। वो सलाह का प्रावधान यहाँ नहीं है। यहाँ पे असेंबली जो है वही बड़ा भैया है, वही करता धरता है,
उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नर की स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या रोल होता है, तो अगेन ये सत्रों को बुलाता है, उसके बाद सत्रों को स्थगित भी करता है, प्रोरोग भी करता है, खत्म भी करता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व, निलंबित भी कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, और ये बिलों को असेंट देता है, तब जाके बिल जो है वो एक्ट बनते हैं। उसी के साथ साथ अगर इसे लग रहा है कि कोई बिल इसको राष्ट्रपति के लिए रखना है, तो ये राष्ट्रपति के लिए भी बिलों को रख सकता है। ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की आती है अंडर आर्टिकल 213। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस में आती है? अंडर आर्टिकल बेटा 213। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या है, अगर किसी कारणवश कोई एक हाउस जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है कि भाई साहब इस तरीके से काम करिए। उसी ऑर्डिनेंस को बाद में हाउस आए तो फिर पास कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस को हम बोलते हैं भैया टेम्परेरी लॉज है। टेम्परेरी लॉज क्या है? ये टेम्परेरी लॉज है ऑर्डिनेंस। अनइक्वल पोजीशन ऑफ काउंसिल एज कंपेयर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे काउंसिल जो है ये इसकी इक्वल पोजीशन नहीं है। भाई क्या इक्वल पोजीशन है? ना तो ये बेचारा कोई ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग कर पा रहा है, ना तो ये मनी बिल में कोई अमेंडमेंट कर पा रहा है, तो इसकी जो है वो पोजीशन काफ़ी अनइक्वल है। यहाँ पे लिमिटेड पावर है इसके पास। मनी बिल जो है केवल असेंबली में ओरिजिनेट हो सकते हैं। गवर्नमेंट, सरकार बनाने में इसका कोई है ही नहीं रोल। गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली में मेजॉरिटी है तो सरकार बन जाएगी। बेचारे का एग्जीक्यूटिव में भी कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि काउंसिल जो है वो सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन ये केवल असेंबली में पास हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन होता है, ये करंट अफेयर्स की क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसे तब लाया जाता है जब सरकार से जो है असहमति होती है, सरकार को गिराने की बात होती है, सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। इससे सरकार को गिराया जा सकता है। ठीक है, वैसा ये काउंसिल तो कर नहीं पा रहा। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड ही नहीं है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को टेम्परेरी अबॉलिश भी करवाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर बोले भैया छोटा भाई हमको नहीं चाहिए, आप काउंसिल को अबॉलिश करवा दीजिए, बहुत खर्चा करवा रहा है, तो यहाँ पे काउंसिल को जो है वो अबॉलिश भी करवाया जा सकता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी से यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया ना, काउंसिल बेचारा गया। ठीक है, काउंसिल गया तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव रोल है, बेचारा कुछ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सारी की सारी पावर अल्टीमेटली असेंबली के पास है। अब ये सारा स्ट्रक्चर सुन के हमको ये पता चला भैया असंतुलन है। असंतुलन क्यों है? लेकिन असंतुलन यानी कि यहाँ पे अनइक्वालिटी इसलिए है या अनइक्वल पोजिशन इसलिए है ताकि लोगों का जो मैंडेट है, लोगों ने किसे वोट किया था? असेंबली में। तो लोगों का प्रतिनिधि जो असेंबली में बैठा है उसके पास ज़्यादा पावर हो, क्योंकि वो लोगों की डायरेक्ट वॉइस है, इसलिए यहाँ पे असेंबली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है इतना? चलिए, ये तो हो गया था हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे बढ़ते हैं इंडियन जुडिशरी यानी कि भारतीय न्यायपालिका। पांच छह टॉपिक है हमारे पास अभी करने को, और पांच छह टॉपिक में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो भारतीय न्यायपालिका यानी कि इंडियन जुडिशरी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है आपको किस तरीके से कोर्ट का सिस्टम देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, देन यू विल फाइंड हाई कोर्ट, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ये ट्रायंगल अभी हम आगे दोबारा बनाएंगे गवर्नमेंट्स को बताने के लिए। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन सब में अपने को एक डायग्राम देख के एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ये हमारा टॉप मोस्ट कोर्ट है, या फिर क्या हम ये कह सकते हैं ये हमारा एपेक्स कोर्ट है, सबसे उच्च न्यायालय। हमारा उच्च न्यायालय भारत में
वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आ जाते हैं हाई कोर्ट एंड देन उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इसके आर्टिकल नंबर की बात करें तो कई बार आर्टिकल नंबर पूछ लेता है। आर्टिकल नंबर 124 से 147 ये बात करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो पहले जुडिशरी के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट पे मूव करेंगे। अगर हम जुडिशरी के कुछ फीचर पढ़ें तो भारत की जो जुडिशरी या फिर ये जो न्यायपालिका का पूरा सिस्टम है एक सिंगल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। मैम इन शब्दों का मतलब क्या है, हिंदी में समझते हैं। और इंडिपेंडेंट है, इन शब्दों का मतलब क्या है? सिंगल मतलब कि अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो बाकी कोर्ट्स भी उसको फॉलो करते हैं। इंटीग्रेटेड का भी मतलब होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉलो किया वही जो है बाकी कोर्ट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट मतलब कि हाई कोर्ट जो है वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर दे रहा है, हाई कोर्ट अपनी अथॉरिटी में अपनी जुरिस्डिक्शन में, गुजरात जैसे गुजरात हाई कोर्ट है तो अपने यहाँ पे जो वो करेगा ऑर्डर देगा, अपने यहाँ पे केसेस को देखेगा। तो हर हाई कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन है, एक यहाँ पे बाउंड्री सेट है जहाँ पे उसको काम करना है। तो यानी कि इंडिपेंडेंट तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट हमेशा उनके कंधे पे नहीं बैठा है कि तुम जो है हमारे कहने पे चलो, हमारे कहने पे ही काम करो। तो इंडिपेंडेंट तरीके से भी काम जो है वो किया जा सकता है। एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, जैसे ये मैंने आपको समझाया था, ये यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। जो ऑर्डर यहाँ हो रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद अपने पास आ जाते हैं हाई कोर्ट एंड देन वी विल बी हैविंग आवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट आर्टिकल 214। ना फीचर्स ऑफ देखते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम की। एक तो आ गया सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। हमारे पास एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसमें सभी कोर्ट जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऑर्डर्स को देखा जाता है। इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी को कल को कोई मंत्री आके नहीं बोल सकता है कि भाई साहब ये जो है मेरा केस है, मेरे हिसाब से जो है इसको डील करो। जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर। जुडिशरी दबंग होके काम करती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें देखने को मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू भाई आर्टिकल 13 याद है, आर्टिकल 13 मैंने लिखवाया था, जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई जजमेंट दिया इसके दो चीजें बताती। एक है कोई जजमेंट दिया, वो जजमेंट आगे चल के जो है अगली स्लाइड में करते हैं। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया फॉर एग्जांपल कोई जजमेंट दिया, वो जजमेंट इनको कल को जाके लग रहा है कि हमें ये जजमेंट उस समय के हिसाब से सही था मगर आज के समय के हिसाब से सही नहीं है, तो ये उस जजमेंट को अपना ओवरव्यू करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं और एक नया जजमेंट दे सकते हैं। इसी को कहा जाता है दैट जुडिशरी इज अ सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी। जुडिशरी क्या है? सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है। दूसरा जुडिशियल रिव्यू आपको एक मतलब समझना पड़ेगा, दैट इज कि यहाँ पे कल को अगर अपना पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून ले आए, कोई ऐसा लॉ ले आए जो यहाँ पे आम जनता है, फॉर एग्जाम्पल ये चिंटू है, चिंटू अगर इसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, चिंटू इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आम जनता, अगर इसके अधिकारों को हनन कर रहे हैं, एकदम से सुप्रीम कोर्ट आएगा पिक्चर में। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भैया रुको जरा, सब्र करो, ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कानून कैसे ला सकते हो जो आम जनता के जो राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके अधिकारों का हनन करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे बोल देगा भाई साहब आपका लॉ मैं खारिज करता हूँ, इट इज नल एंड वॉइड, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 13 ने ये पावर दी है। वही पॉइंट जो है ये कह रहा है इट इज जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट के पास, न्यायालयों के पास ये कार्य, बेसिकली दे हैव द पावर टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ताकि ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हायरार्की मतलब कि पूरी यहाँ पे श्रेणी बनी हुई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, पूरी श्रेणी जो है यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी जनवरी 28, 1950 में। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है नई दिल्ली में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये इसको हेड करते हैं और 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ। यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट में जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था? 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। इसमें पहली बार बना था अपने पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। इसलिए करवा रही हूं, क्वेश्चन पूछता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसमें पहले अपने जो है वो चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। तो अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है? प्रेजेंट चीफ जस्टिस हमें देखने को मिलेंगे BR गवाई। जस्टिस BR गवाई। ये अभी प्रेजेंट जो है वो यहाँ पे आपको जस्टिस देखने को मिलेंगे। ये बुद्धिस्ट जज है, फर्स्ट बुद्धिस्ट जज जो है ये जस्टिस BR गवाई। अपॉइंटमेंट कैसे होती है जी इनकी अपॉइंटमेंट? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? हमारा राष्ट्रपति। ऑब्वियसली हमारा राष्ट्रपति जो है ये अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस को, ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन द सीनियरिटी। वैसे भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कैसे चुने जाते हैं जज? ऑब्वियसली सीनियरिटी के नाम पे। बेसिकली सीनियरिटी क्या है? ये नहीं कि उम्र में कितने सीनियर है, ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सर्व जो है वो कितने वर्षों से कर रहे हैं, तो सीनियरिटी के दम पे जो है यहाँ पे चुना जाता है। बाकी जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? फिर बाकी जजेस को अगेन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, मगर इसमें जो इन्होंने पहले CJI चुन लिया है ना उसकी मदद ले लेगा। बोलेगा भैया इधर आओ, तुमको अपॉइंट किए थे ना हम, तो यहाँ पे आओ जरा, तुम थोड़ी हमारी मदद करो कि हम जो है अब किसको अपॉइंट करें। तो CJI और अदर सीनियर मोस्ट जजेस और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलके जो है चुना जाता है। कोलेजियम सिस्टम, जिसे कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ये बेसिकली अपने पास 3 जज केसेस आए थे, उससे उभर कर अपने पास ये कोलेजियम सिस्टम आया था। सुप्रीम कोर्ट का अगर व्यक्ति चुनना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलके 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलके चुना जाता है। एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज। अगर हाई कोर्ट का जज चुनना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट किसकी सहायता लेगा? यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहायता लेगा, मगर उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस की सहायता भी ली जाएगी हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए। टेन्योर और रिमूवल, कितने समय के लिए जो है ये यहाँ पे सर्व करेंगे? ऐसा नहीं है कि ये 4 साल, 5 साल, 2 साल, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है, एज का टेन्योर है। यहाँ पे ये 65 ईयर्स तक जो है वो सर्व करेंगे। भाई अब तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो तुमसे यह बोला जाएगा कि साहब तुम्हारी सरकारी नौकरी सिर्फ 5 साल के लिए लगी है, पंचवर्षीय योजना थोड़ी है, उम्र भर के लिए टेंशन फ्री हो जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पे ये 65 ईयर्स के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे। और इम्पीचमेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 होती है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी न्यायाधीश को रिमूव करना। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि किसी का मन हो गया हो क्लास देखते देखते कि मैम जज बनना चाहते हैं, मैम छोड़ो ये तैयारी, हमको जज बनना है, तो भाई क्वालिफिकेशन सुन लो और उसके बाद सोचना। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्वालिफिकेशन मेंशन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में मेंशन है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है? तो क्वालिफिकेशन सुन लीजिए। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए। बच्चे खुश हो गए, यस मैम हम तो हैं भारत के नागरिक। अगली भी सुनो। अनुभव मांगा है, अनुभव कितना मांगा है कि आप कम से कम किसी एक हाई कोर्ट के जज, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट में बैठने जा रहे हो, हाई कोर्ट के कम से कम जज रहने चाहिए। तुम कितने समय तक? कम से कम 5 साल तक तुमने एक जज के तौर पे काम किया होना चाहिए, संविधान कह रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे, या फिर तो आप बोलोगे मैम जज तो नहीं थे, जज तो नहीं रहे 5 साल। भाई हाई कोर्ट आप एडवोकेट तो बने हो, एडवोकेट कम से कम होना चाहिए कम से कम 10 साल तक, क्योंकि जज हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जज से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन यहाँ पे वकील से कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा है? 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर ये नहीं है, इसके अलावा क्या है? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध न्यायविद होने चाहिए। तुम्हारे पास लॉ की बहुत ही बढ़िया
नॉलेज होनी चाहिए। ये किसे लगना चाहिए? ये लगना चाहिए अपने राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को जो है काफी ज्यादा नॉलेज है कानून की, ठीक है, तो वही व्यक्ति जो है वो जज बन सकता है ना। काफी बच्चों का दिल टूट गया होगा सुन के, नहीं मैम तैयारी ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ये केंद्र और राज्य के बीच का जो विवाद है, जो इनके बीच में झगड़ा चलता है ना, केंद्र और राज्य, सबको पता है ना। सेंटर और वेस्ट बंगाल का झगड़ा देख लो, हमेशा आए दिन न्यूज में आता है। तो यहाँ पे इन झगड़ों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉल्व करवाता है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अपने पास जो रिट्स है, रिट्स 5 रिट्स पढ़ी है ना हमने, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी और कोवरेंटो, इन सभी रिट्स को जो है ये एनफोर्स करवाता है। अच्छा, हाई कोर्ट से अगर कोई अपील आ रही है इसके पास, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और समझ लो पर्सन ए और बी था, केस चल रहा था, ए के खिलाफ फैसला दे दिया, ए बेचारा फिर निराश होके जो है बैठा हुआ था, लेकिन उसके पास जो है ए के पास एक व्यक्ति है, बोला भैया सुप्रीम कोर्ट के पास अपील डालो ना, आपके खिलाफ फैसला आ गया तो कोई बात नहीं, सुप्रीम हार मत मानो। तो यहाँ पे फिर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करवा सकता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, आर्टिकल 143 अभी न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है, ये अभी न्यूज में था 2 या 3 महीने पहले। देन उसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन हमें पता है कि 5 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी और कोवरेंटो, ये सारी रिट्स भी हमें देखने को मिलती है। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो हमारे संविधान के रक्षक हैं, ये इंटरप्रेट करते हैं हमारे संविधान को। जहां हमें नहीं समझ आए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया समझ लो कि वो क्या है, वही पत्थर की लकीर है, इंटरप्रेटर है, हमारा रक्षक है। ये हमारे कानूनों को जो है इंश्योर करता है कि ये हमारे कानून या नीतियां जो है वो संविधान के अनुसार ही काम करे। हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम जो है इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाए। पूरा का पूरी लाइन कौन सा आर्टिकल बता रही है? आर्टिकल 32 कि अगर एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, अगर ये चिंटू है, चिंटू एक व्यक्ति, इसके अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 ने इसे इतनी सहूलियत दे दी कि भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपकी सुनवाई हो जाएगी। इसने बोला साहब सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है, मैं तो यहाँ पे केरल में रहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगा। तो बोला भैया पैसे मत खर्चो, आर्टिकल 226 जो है वो तुम्हारी हाई कोर्ट में भी सुनवाई करवा देगा, तुम हाई कोर्ट में भी अपनी सुनवाई करवा सकते हो। तो ये जो पहले सैड होके बैठा था अभी बन गया हैप्पी हैप्पी। हैप्पी हैप्पी क्यों नहीं बन रहा? बन जाओ भाई। तो यहाँ पे हैप्पी हैप्पी जो है ये बन गया। तो हैप्पी हैप्पी बन गया क्यों? क्योंकि पैसे बच गए भाई। यहाँ पे सीधा सीधा कहाँ जा पा रहा है? हाई कोर्ट भी जा पा रहा है। तो ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखना। आगे बढ़े, जुडिशियल रिव्यू पहले ही बता दिया कि अगर कोई कानून जो है इस तरीके से आता है जो किसी व्यक्ति के मूल मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वहां पे ये जुडिशियल रिव्यू करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि इसके डिसीजन जो है वो सभी लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग हैं। आर्बिट्रेटर एंड एडवाइजर ये डिस्प्यूट्स को, संस्थाओं के बीच के विवाद को जो है वो हल करवाता है और लीगल मैटर पर भी एडवाइज करता है। आ जाइए हाई कोर्ट पे। जो सुप्रीम कोर्ट सेंटर में कर रहा है वो हाई कोर्ट स्टेट में कर रहा है, ठीक है। तो हाई कोर्ट में आ जाते हैं। हाई कोर्ट जो है ये प्रिंसिपल सिविल और क्रिमिनल केसेस डील करता है किसी एक राज्य में, ये अंतर है। आर्टिकल पहले ही बता चुकी हूँ, आर्टिकल 214 बात करता है हमारे हाई कोर्ट्स की, और ये उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है, यानी कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है अपने स्टेट लेवल पे। कॉम्पोजिशन क्या है? अगेन यहाँ पे चीफ जस्टिस को जो निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बाकी जजेस को प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस राज्य का गवर्नर, और समटाइम्स जो है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट से भी सलाह ले ली जाती है। यहाँ पे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो ये चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस ये खुद सलाह लेके आता है 2 सीनियर मोस्ट जजेस की, और फिर जाके सलाह देता है। फिर गवर्नर की सलाह लेते हैं, फिर पूछा जाता है यार उस कोर्ट में ना एक चीफ जस्टिस भी बैठा होगा, उसकी भी सलाह ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के बाद जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं जजेस। क्वालिफिकेशन क्या है? अगेन तुम्हारा दिल टूटेगा, है ना। आर्टिकल 217 कह रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, कम से कम एक न्यायिक पद पर बैठा होना चाहिए, कम से कम एक जुडिशियल ऑफिस में उस व्यक्ति ने 10 साल तक काम किया होना चाहिए, या फिर
या फिर एक वकील होना चाहिए सेम 10 साल तक, या तो 10 साल तक काम किया होना चाहिए या फिर वकील होना चाहिए 10 साल तक। जिन चीज़ों का मैं सर्कल मार्क कर रही हूँ, अगर उतना भी करके चले जाओगे ना तब भी समझ लेना कि वहाँ पे मार्क्स तो तुम खींच लोगे। टेन्योर एंड रिमूवल की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसकी एज कितनी है, 62 ईयर्स है रिटायरमेंट की। सुप्रीम कोर्ट की एज कितनी थी वहाँ पे जज के रिटायरमेंट की, याद है? सुप्रीम कोर्ट में बेटा रिटायरमेंट एज पढ़ाई थी 65 है ना, स्टेट में है 62, मतलब सुप्रीम कोर्ट में लग जाओगे 3 साल और काम करने का मौका मिलेगा, नौकरी 3 साल और। तो ये क्या, इसको रिमूव कर सकते हैं हम इम्पीचमेंट के थ्रू। क्यों? फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, यानी कि इसने जो है ढंग से व्यवहार नहीं किया है, अपमानजनक व्यवहार किया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर अक्षमता है, इतनी क्षमता ही नहीं है कि एक जज का पद होल्ड कर सके। अब ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो एक आ जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली एनफोर्स करवा देना। ओरिजिनल मतलब कि डायरेक्टली ये एनफोर्स करवा पा रहा है। अब ये ही जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ये विल, ठीक है, डाइवोर्स, कंपनी लॉज, एडमिरलिटी लॉ, ये इन सब से संबंधित केसेस भी देखता है। अगर निचले कोर्ट से, लोअर कोर्ट से कोई इनके पास अपील आई, जैसे हाई कोर्ट से अपील आई थी तो सुप्रीम कोर्ट गई थी, सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील आएगी ना तो हाई कोर्ट में जाती है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो छोटे यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पर ये पूरी के पूरी उप न्यायालयों की निगरानी और नियंत्रण करता है। रिट अगेन जो है ये अंडर आर्टिकल 226 जो है वो रिट्स भी इशू कर सकता है, ठीक है। एडवाइजरी रोल जो है, गवर्नर ऑफ स्टेट को एडवाइज भी कर सकता है। ये हमने आर्टिकल 143 में क्या पढ़ा था, देखो है ना जुड़वा भाई, आर्टिकल 143 कह रहा है भाई साहब सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो उसी का जुड़वा भाई क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये एडवाइस कर सकता है गवर्नर को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम जुड़वा भाई एकदम। तो यहाँ पे ये सुपरवाइज करेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट के फंक्शंस को। केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, अब चैलेंजेस क्या हैं? मैम सिस्टम तो बहुत बढ़िया बनाया है आपने, एकदम हमको जुडिशरी जो है पूरा क्लियर कर दिया, इतना बढ़िया सिस्टम है मैम। तो मैम दिक्कतें कहाँ आ रही है? तारीख पे तारीख क्यों चलता है हमारे यहाँ? तारीख पे तारीख इसलिए चलता है क्योंकि अभी भी बैकलॉग ऑफ केसेस चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मामलों की बैकलॉग चल रही है, लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, जजेस की अभी पोस्ट ही फुलफिल नहीं है, और जुडिशल डिले मतलब कि फैसले बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बन गए हैं मगर स्टिल अभी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फैसलों में 10-10 साल लग जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे जुडिशरी का एक आइडिया हुआ होगा, किस तरीके से जुडिशरी फंक्शन करती है, और जुडिशरी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको पता चले होंगे, किस तरीके से जज की अपॉइंटमेंट होती है, जज की रिटायरमेंट एज क्या है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप क्लियर हुई होंगी। चलिए मूव करते हैं अब हम हमारे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज पंचायत राज। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायत राज। तो पंचायत राज से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मैंने कहा था ना ये डायग्राम हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। पंचायत राज की अगर हम बात करें तो कहाँ बन गए तुम, चलो पंचायत जो है, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, हमारे यहाँ पे ना 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। ये 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम क्या है? देखो श्रेणी क्या है ये बेटा 3 टियर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? सबसे ऊपर तो अपने पास आ जाती हैं केंद्र सरकार, बिल्कुल सही गेस किया। सबसे ऊपर आ जाती है यहाँ पे अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। नीचे गैस करो फिर कौन सी आएंगी? बिल्कुल सही, राज्य सरकारें यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स। और फिर उसके नीचे अपने पास आ जाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या है मैम? लोकल, अभी पंचायत पे नहीं जाएंगे, बेसिक समझो, बेसिक पहले बेसिक समझो। अब देखो पार्लियामेंट में कोई व्यक्ति बैठा है दिल्ली में, उसको ओडिशा के किसी गांव में ओडिशा के किसी एक जिले में एक छोटे से गांव में, कहाँ पे, एक छोटे से कोने में एक तालाब की ज़रूरत है, या वहाँ एक स्कूल की ज़रूरत है। ये पार्लियामेंट में बैठे उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा?
है ना। तो बेटर डिसीजन कौन बना पाएगा उस एरिया के लिए? बेटर डिसीजन जो है बेटा वो हमें पता है कि बेटर डिसीजन जो है वो यहाँ पे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना पाएगी मैम। जो यहाँ पे चुना जाएगा ना व्यक्ति, जो यहाँ पे अगर मैम हम इलेक्शन करवा दें, अगर हम यहाँ पे इलेक्शन करवा दें और यहाँ पे इलेक्शन करवा के हम एक व्यक्ति को चुन लें, ये व्यक्ति जो है यहाँ पे अगर इस एरिया को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, इस व्यक्ति को इस एरिया की क्या ज़रूरतें हैं, कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ तालाब बनना है, मैम इस व्यक्ति को ज़्यादा पता हो, है ना। अग्री करते हो? तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया इसलिए आया ताकि हमारे जो लोकल लेवल पे पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी कि पावर को निचले स्तर पर सॉरी लोगों तक पहुंचाया जाए जहां वो बेटर वे में काम कर पाए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम रहता है। अब बात करते हैं, अब आ जाइए आप लोग यहाँ पे एक नई डायग्राम पे, अब आ जाओ एक नई डायग्राम पे। ये तो समझ में आ गया कि मैम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम क्या क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम क्या क्या होता है। चलो अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, यहाँ पे भी फर्दर। अब ये केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है वो दर्शा रहा है। चलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अब ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है? कह रहे हैं सबसे नीचे ना, सबसे नीचे अपने पास आ जानी चाहिए ग्राम सभा। ग्राम सभा, बहुत बढ़िया, ग्राम सभा आएगी। ग्राम सभा बेटा क्या कर रही है? ग्राम सभा सारे जो हमारे यहाँ पे एल्डरली मेंबर्स हैं, 18+ मेंबर हैं, वो ग्राम सभा में है। ग्राम सभा में फिर इलेक्शंस होंगे। आपने सुना ना कभी पंचायत चुना गया जी, पंचायत है जी, पंचायत तो सबने देखी भी है ना, पंचायत सबको याद आ गई होगी पंचायत। तो यहाँ पे जिन्होंने नहीं भी देखी है हम बोलते हैं ना पंच है, पंच सरपंच है जी, सरपंच हैं। तो यहाँ पे जब ग्राम सभा में इलेक्शन होती है फिर पंच सरपंच जो है वो चुने जाते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है अपने पास आ जाएगी पंचायत समिति। और सबसे ऊपर अपने पास आ जाएगा बच्चे जिला परिषद। अब ये किस किस लेवल पे है? ग्राम पंचायत जो है ये तो है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति है ब्लॉक के लेवल पे, और जिला परिषद जो है ये है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो ये अपने पास 3 लेवल पे हमारे पास सरकारें आ गई। काफी अच्छे से हमने हायरार्की जो है वो बना ली, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पंचायत का थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है, एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अगर हम बात करें पंचायत की, तो पंचायत राज जो है इसका क्या मतलब है? स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? जो विकेंद्रीकृत शासन और निर्णय लेने के सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन में लाना, कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग में लाना। लोकल लेवल पे जब भी डिसीजन लिए जाएंगे तो कम्युनिटी को बिठा के, हर किसी से पूछ के, पंचायत में देखा है ना, हर किसी को बिठा के फिर पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे पंचायत की तरह ही यहाँ पे भी हर किसी को बिठा के उसका डिसीजन लिया जाएगा। आर्टिकल में, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो उसकी बात कर रहा है? संविधान में आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 अगर तुम्हें याद हो ना, तो आर्टिकल 40 जो है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गांधीयन प्रिंसिपल था। याद आया? याद आया कि नहीं? एक गांधीयन प्रिंसिपल था आर्टिकल 40। क्या कह रहा था? भाई साहब ऑर्गेनाइज करवाइए। क्या ऑर्गेनाइज करवाइए? विलेज पंचायत को। विलेज पंचायत को गांधी जी कहते थे कि पंचायत को का सशक्तिकरण करिए, तो वही चीज कर दी गई। पंचायत का सशक्तिकरण आर्टिकल 40 जो है वो कह रहा था करने को, तो हमने कर दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लेते हैं कि ये किस तरीके से पंचायत राज प्रणाली का विकास हुआ। अगर हम बहुत पुराने प्राचीन समय में चले जाएं, अगर हम लोग प्राचीन समय में चले जाएं, तो वहां पे विलेज असेंबलीज होती थी, सभा। वैदिक टाइम में याद है ना, ऋग्वेदा में याद है, ऋग्वेद के समय में ना सभा होती थी, सभा समिति।
मिडिवल समय जब आया ना, मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन काल में ना ये पावर जो पहले सभा समिति को दी जाती थी वो हमें जिक्र ही नहीं मिला। यानी कि सारी की सारी पावर जो है वो मुगलों के हाथ में थी, पूरी की पूरी पावर सेंट्रलाइज हो चुकी थी। उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश पीरियड। जब ब्रिटिश पीरियड आया तो ब्रिटिश पीरियड में एक आए अपने पास वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन, 1882 की बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? लॉर्ड रिपन ने एक रेजोल्यूशन लाया, एक प्रस्ताव लाया जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात की गई। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, हु इज कॉल्ड एज दी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। फिर उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसने भी थोड़ी थोड़ी प्रोविंसेस को जो है, प्रांतों को थोड़ा थोड़ा ऑटोनॉमी देने की बात कर दी गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस भाई 1947 में मैम आजाद हो गए। बाद में क्या हुआ? रिपन तो चले गए, बाद में क्या हुआ भाई? बाद में ना 1957 में एक कमेटी बनती है, बलवंत राय कमेटी। एक्चुअली क्या था, इससे पहले अपने हमारे पास क्या चलते थे ना, इससे पहले बच्चे हमारे पास चलते थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इससे पहले चल रहे थे अपने पास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये जब तक चल रहे थे, इन्हीं को रिव्यू करने के लिए हमारे पास 1957 में एक कमेटी बनती है, बलवंत राय मेहता कमेटी। सवाल बनता है कि पहली कमेटी कौन सी बनी थी? जवाब देंगे आप, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही बोला था कि आप ग्राम पंचायत और जिला परिषद लेवल पे जाके पंचायत का गठन करिए। 1977 में यानी कि 20 साल बाद आ जाती है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी बोलती है साहब ये 3-3 पे मत जाइए, आप 2 टियर सिस्टम बनाइए, 2 स्तरीय प्रणाली बनाइए। एक बनाइए मंडल पंचायत, जो कि बहुत सारे गांवों को मिला के जो है एक मंडल बनाया जाएगा, फिर उस लेवल पे बनाइए। एक आप बनाइए जिला परिषद। यहाँ पे सिर्फ अशोक मेहता कमेटी का नाम याद रखना, क्योंकि ये 2 टियर सिस्टम जो है ये वजूद में नहीं आया था, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी तक हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो यही 3 टियर सिस्टम है। देन उसके बाद GV.K. राव कमेटी। GV.K. राव कमेटी की अगर हम बात करें तो 1985 में आती है GV.K. राव कमेटी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करती है, जो कहती है कि हमको पॉवर्टी को घटाना है। ये क्या रिकमेंड करती है कि आप जिला परिषद को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दीजिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए। और इन्होंने बोला कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हमारे गाँव के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें इन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। LM सिंघवी कमेटी आती है 1986 में। 1986 में आती है LM सिंघवी कमेटी। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है? कमेटी का नाम, कमेटी का ऑर्डर, पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, लास्ट में कौन सी आई, और इन कमेटीज का ईयर। चाहो तो एक पेज में इनके नाम और ईयर ही केवल लिख लेना, ठीक है, और उसको चिपका देना फर्रे की तरह, है ना। ये एग्जाम में नहीं लेके जाने हैं फर्रे, इसको डेस्क पे चिपकाना है। तो यहाँ पे LM सिंघवी कमेटी 1986 में आती है, जो कि मेजर्स काफ़ी इन्हीं संस्थाओं को मजबूत कराने के लिए काफ़ी उपाय बताती है। जैसे बोलती है कि साहब एक काम करिए, इन्हें संविधानिक स्टेटस दीजिए। अब ऐसा क्यों संविधानिक स्टेटस? इसका मतलब कि पंचायत ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी थी, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी हमारे पास कब आई थी? याद है? अभी पढ़ा, अभी रिकॉल करो। बिल्कुल सही, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर हम बात करें अपने पास आती है 1957 में। पहली पंचायत का गठन हो जाता है। फर्स्ट पंचायत बनती है अपने पास 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ बनती है? नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। दूसरी पंचायत कहाँ बनती है? बनती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में।
तो यहाँ पे लेकिन अभी तक ना इनको संविधानिक जो एक यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो नहीं दिया था। तो यहाँ पे जीवीके राव ने यही बोला, साहब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक दर्जा दीजिए, वो जरूरी है। आप संविधान में एक नया चैप्टर ऐड कर दीजिए। आर्टिकल 368 तो कह ही रहा है ना कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते हो। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। एक कमेटी आती है पीके थंगन कमेटी, 1988 का साल आ गया। सोचो 1957 तक कमेटीज ही बन रही हैं, 1988 का साल आ गया। यहाँ पे भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट को मिलके काम करने की बात की गई। रिकमेंडेशन दिया भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करिए, आप इनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइए, इनको फंड्स प्रोवाइड करवाइए, इनको पावर दीजिए। फाइनली एक कमेटी बनती है गादगिल कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम स्टार मार्किंग इट। गादगिल कमेटी का ही जो है आगे चल के हमने ब्लूप्रिंट पे पूरा पंचायत जो है वो डिज़ाइन किया। गादगिल कमेटी जो है ये बोलती है कि पंचायत को हमें वापस से बेहतरीन तरीके से काम करवाना होगा, पुनर्जीवित करना होगा। और इन्होंने बोला कि हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। साथ ही इन्होंने बोला इसमें हम SCs और STs का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करेंगे और फंड्स भी प्रोवाइड करवाने चाहिए। अब फाइनली ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992। पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, पंचायत को यहाँ पे बेटा संवैधानिक दर्जा मिलता है 1992 में। पार्ट कौन सा ऐड किया जाता है, पार्ट 9 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O और 11th शेड्यूल हमें देखने को मिलता है और पंचायत को फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जो है वो मिलता है। ठीक है, आइटम्स कितनी इसमें ऐड की जाती हैं, कितनी चीज़ों पे जो है ये देख रेख करेंगे, तो 29 आइटम जो है वो भी एडिड की जाती है जिन पे ये देख रेख करेंगे। ठीक है, तो फीचर्स क्या थे, ग्राम पंचायत बनेगी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति बनेगी इंटरमीडिएट लेवल पे और जिला परिषद बनेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर 5 साल बाद इनमें इलेक्शन होंगे। एज कितनी रखी गई, एज तो एज रखी गई 21 ईयर्स। लोकसभा की कितनी है, 25 साल, राज्यसभा की कितनी है, 30 साल। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर बनने की एज कितनी है हमारे पास 35 साल। तो यहाँ पे इनकी एज सबसे कम है, दैट इज 21 साल इनकी एज रखी गई। सीट SCs के लिए भी और STs के लिए भी रिजर्व रखी गई। वुमेन की रिजर्वेशन बोला है कि इंक्रीज कर सकते हैं 50% तक। प्रेजेंटली कितनी है, प्रेजेंटली इट इज 33%। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। 29 सब्जेक्ट्स जो है इनको लिस्ट किया गया 11th शेड्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया जाएगा जो कि इनके इलेक्शंस करवाएगी और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि इनको कितना फाइनेंस कितना फंड चाहिए वो इंश्योर करवाएगी। तो पंचायत राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कार्य क्या है, यहाँ पे सिविक एमिनिटीज, रोड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन देखती है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कब आई था, 2005 में आया था। कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी रूरल एरियाज़ में। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसको भी ग्राम सभा ही काफ़ी ज़्यादा इसके देखरेख करती है। एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है। छोटे मोटे डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करवाता है थ्रू न्याय पंचायत, है ना, घरेलू में लड़ाई हो गई तो उसको भी थोड़ा बहुत देख लेता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी कि पूरे ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है। चैलेंज क्या है, पैसा नहीं है, पैसा धन की कमी है, कहाँ से काम करेंगे, एक कंप्यूटर नहीं है। पंचायत मूवी में तुमने देखा ना, पंचायत वेब सीरीज में उस बेचारे के पास लाइट नहीं होती है जहाँ वो सोता है, कंप्यूटर नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं चलता है ना, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। हकीकत है ये, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। पॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसी बहुत ज़्यादा है, करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी क्षमता ही नहीं है, जेंडर बायस है। जेंडर बायस कैसे, वहाँ पे एक पंचायत पति देखा था तुमने पंचायत में, पंचायत पति क्या था, वहाँ पे फुलेरा में जो मेन प्रधान थी वो तो विमेन थी ना। तो वहाँ पे लेकिन जब भी कोई यहाँ पे जैसे झंडा फहराना है तो प्रधान नहीं आती थी, प्रधान पति आते थे। ठीक है, यानी कि चुनी गई प्रधान, लेकिन दबदबा प्रधान पति का है। यहाँ पे रूल कौन चला रहा है, प्रधान पति।
तो ये तो कुछ बातें हैं। रिसेंट अभी क्या किया गया है, रिसेंट किया गया है कि पंचायत इंट्रोडक्शन किया गया है ई पंचायत का ट्रांसपेरेंसी के लिए। ई पंचायत यानी कि अब डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाएगा। एक डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है जिसमें जांचा जाता है कि कौन सी पंचायत कितना बेहतरीन काम कर रही है। ग्राम स्वराज अभियान ये भी जारी किया गया ताकि ग्राम पंचायत को जो है वो एम्पावर किया जा सके। ये थी हमारी पंचायत। अगर इतना पंचायत पढ़ लिया, इसके बाहर का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसके बाहर का सवाल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, बिल्कुल जैसे हमने आज समझ लो जुड़वा भाई पढ़ रहे हैं हम हर किसी का। पार्लियामेंट का जुड़वा भाई स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वैसे ही प्रेसिडेंट का जुड़वा भाई गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर का जुड़वा भाई सीएम। थोड़े बहुत डिफरेंसेस, थोड़े बहुत जुड़वा भाइयों में भी तो होते हैं थोड़े बहुत डिफरेंसेस। वैसे ही पंचायत का जुड़वा भाई म्युनिसिपैलिटी। पंचायत वाला भाई कहाँ रह रहा है, गाँव में रह रहा है। ये वाला भाई कहाँ आ गया, शहर में आ गया। तो म्युनिसिपैलिटी जो है शहर में जो आप जितना सैनिटेशन वर्क देखते हैं, ये स्ट्रीट लाइट हो गया, सैनिटेशन वर्क हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सारा कर रही हैं हमारी नगर पालिकाएं, हमारी म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी अगर हम बात करें, ये शहरों में काम करती है, अर्बन लोकल बॉडी है। एसेंशियल सर्विसेज जो है ये शहरों में प्रोवाइड करवाती हैं। कौन से पार्ट में है, पार्ट 9A में है भारतीय संविधान के, आर्टिकल 243P से लेके 243ZG। एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करें इसका, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में भी काफ़ी बढ़िया था। ब्रिटिश पीरियड में पहली बार हमें 1687 में मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी पहली बार। तो पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ब्रिटिश इंडिया में बनी थी 1687 में मद्रास में। उसके बाद अगेन लॉर्ड लिपन का रेजोल्यूशन जो आया, जो हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों के लिए आया था कि भैया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो गाँव में भी और शहरों में भी। 1919 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जहाँ पे उसने भी कुछ इनको जो है वो सब्जेक्ट्स ट्रांसफर कर दिए थे कि आप अपने हिसाब से देखिए। 1935 में अगेन प्रोविंशियल प्रांतों को थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस, थोड़ी बहुत जो है प्रांतों को जो है उन्होंने थोड़ी बहुत पावर डिवॉल्व करने की बात की। फिर अपने पास आ जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका एक मैं कंपैरिजन भी पढ़ाऊंगी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने फाइनली एक संवैधानिक दर्जा जो है वो दे दिया। सेलेंट फीचर्स क्या है, नगर पंचायत। नगर मैम नगर भी है, पंचायत भी है। नगर तो शहर हो गया, पंचायत तो मैम गांव में होती है। तो जो ऐसा शहर गांव जो विकास की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, ना पूरा गांव है ना पूरा शहर है, ट्रांजिशनल एरिया है, उसको बोलते हैं नगर पंचायत। काउंसिल किसके लिए होती है, म्युनिसिपल काउंसिल। काउंसिल होती है छोटे शहरों के लिए। कॉरपोरेशन होती है मेट्रो सिटीज़, बड़े शहर, मेट्रो ना भी हो मगर काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ होती है कॉरपोरेशन। कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट कर दे, लेकिन उनके पास वोटिंग अधिकार नहीं होते हैं। ये हर 5 साल बाद इनके इलेक्शंस करवाने हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि पंचायत के भी इलेक्शन करवाती है। अगेन SCs और STs के लिए यहाँ पे वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया, शेड्यूल ऐड किया गया यहाँ पे 12th शेड्यूल, और 18 यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड किए गए। स्टेट फाइनेंस कमीशन इंश्योर करवाएगी कि इनको प्रॉपर पैसा मिले काम करने के लिए। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो किसी शहर में 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनके लिए अनिवार्य है, ठीक है, उनके लिए बनाना अनिवार्य है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेयर हेड रहेगा, और ये सिर्फ सेरेमोनियल फंक्शन 1 साल के लिए पोजीशन होल्ड करता है मेयर। म्युनिसिपल कमिश्नर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है म्युनिसिपल कमिश्नर। उसके बाद ये इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसीज को, डिसीजन लेगा। काउंसलर जो हैं, वार्ड के इलेक्शन होते हैं, अगर आप सिटी में रहते हो वार्ड के इलेक्शन होते हैं जो उसमें चुना जाता है, काउंसलर है, डिसीजन मेकिंग करता है, गवर्नेंस करता है। फंक्शंस क्या है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इनके। चैलेंजेस क्या है, सेम टू सेम जुड़वा भाई की तरह, भैया पैसा नहीं है, सेंटर और केंद्र पे ये निर्भर है, केंद्र और राज्यों पे निर्भर है, पैसा दे दो। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गाड़ियां ही नहीं है, कहाँ से ये कचरा मेंटेन करेंगे, गाड़ियां ही नहीं है, प्रॉपर डिस्पोजल डंप करने की फैसिलिटी नहीं है। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है, कहीं पे म्युनिसिपैलिटी है, कहीं पे स्टेट जुरिस्डिक्शन इनको काम ही नहीं करने दे रही है। करप्शन है, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अर्बनाइजेशन का प्रेशर है, लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, इनके पास मैनेज करने के लिए उतना यहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे रिफॉर्म एंड इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं बेटा, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी में क्या किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से सिटीज़ में टेक्नोलॉजी इम्बाइब की जाएगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। अमृत की अगर हम बात करें, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो अटल मिशन जो है वो इनके लिए आया है, जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में लाएगा। स्वच्छ भारत मिशन तो हम सबको पता है, स्वच्छ भारत मिशन जो कि यहाँ पे क्लीन सिटीज की बात कर रहा है। जैसे अभी इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी है, 7वें साल से जो है इंदौर ही आ रही है क्लीनेस्ट सिटी। हृदय की अगर हम बात करें, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यानी कि एक ऐसा बेसिकली हृदय जो है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, हेरिटेज कंजर्वेशन एरियाज हैं, उनको क्लीन रखने की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। डिजिटल गवर्नेंस आ गई है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो एक कंपैरिजन कर लें क्या, एक कंपैरिजन कर लेते हैं, एक ही शीट में खत्म हो जाएगा। कंपैरिजन की अगर हम बात करें, इस तरफ लिख लेते हैं पंचायत और इस तरफ लिख लेते हैं म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत की अगर हम बात करें तो पंचायत जो है, पंचायत ये काम करती है कौन से एरियाज में मैम? रूरल एरियाज में, गांव में। ये कहाँ काम कर रही है? अर्बन एरियाज में। ठीक है, पंचायत जो है, पंचायत की अगर हम बात करें, कौन से यहाँ पे अमेंडमेंट से इसे संवैधानिक दर्जा मिला? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज को कौन से संवैधानिक दर्जा मिला? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगला देखते हैं, यहाँ पे 1992 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया? आर्टिकल 243 से लेके 243O, 243 से लेके 243O। ठीक है, यहाँ पे 243 से लेके P से लेके 243 ZG। मैम ये ZG क्या है? ZG बेटा क्या होता है, जब Z खत्म हो गया ना Z तक, तो फिर ZA, ZB, ZC ऐसे करते करते जो है पूरा ZG तक जो है यहाँ पे ऐड किया जाएगा, 243 से लेके 243 ZG। शेड्यूल कौन सा ऐड हुआ है यहाँ पे? शेड्यूल कौन सा ऐड हुआ है? शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल यहाँ पे ऐड किया गया है, शेड्यूल 11th। यहाँ पे शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया है? 12th। शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया है? शेड्यूल 12th। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, पार्ट 9 ऐड किया गया, पार्ट 9A ऐड किया गया है। यहाँ कितनी आइटम्स है? यहाँ आइटम्स है 29। यहाँ कितनी आइटम्स है? यहाँ आइटम्स है 18। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं हमारी म्युनिसिपैलिटी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्युनिसिपैलिटी। तो उम्मीद है कि आपको म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से पहले ना एक टॉपिक करते हैं, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि शेड्यूल्स पढ़ रहे हैं 11th और 12th, तो बाकी के भी तो याद होने चाहिए। 12 शेड्यूल हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है बेटा अपना ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। मैम इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब है जो अपने आप को समय के हिसाब से इवॉल्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। उस समय हमारे पास जो है अपने पास थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। लेकिन ये ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, इसने अपने आप को वक्त से के हिसाब से बदला। तो आज हमारे पास कितने अप्रोक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स। शेड्यूल्स हमारे काम के हैं। अभी शेड्यूल्स कितने हैं? शेड्यूल्स हो गए हैं 12, यानी कि यहाँ पे +4 हुआ है। 4 शेड्यूल ऐड हुए हैं। वो 4 शेड्यूल कौन कौन से ऐड हुए हैं? भाई शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 बात कर रहा है
फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा होगा, यहाँ पे नेम लिखा होगा। पहला बोल रहा है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ पे टी लिख देंगे, टेरिटरीज का टी लिख दिया। सेकंड शेड्यूल कह रहा है सैलरी एंड अलोवेंसेज, यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स भी ऐड होते हैं, भत्ते, पर्क्स, इमोल्यूमेंट्स, तो यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स का हम लोग ई लिख देंगे। देन अपने पास थर्ड शेड्यूल है ओथ एंड अफर्मेशन, हमने अफर्मेशन का ए लिख दिया। और यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, यानी कि हमने आर लिख दिया, ठीक है। देन अपने पास फिफ्थ कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, यहाँ पे हमने एस लिख दिया। क्या बन गए फर्स्ट पांच, पहले फर्स्ट पांच क्या बन गए, TEARS, टीयर्स। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी ये ट्रिक। सिक्स्थ शेड्यूल बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बेसिकली ना सिक्स्थ शेड्यूल ना अदर ट्राइबल एरियाज की बात करता है, जो इसके अलावा है। अदर ट्राइबल एरियाज कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और फिर त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और फिर त्रिपुरा, AMTM या फिर ATMM, दोनों आप याद कर सकते हो। तो ये ओ से हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, ओ, ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज का ओ। सेवंथ शेड्यूल बोल रहा है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन कौन कानून बना सकता है, कहाँ बड़ा भैया काम आएगा, कहाँ छोटा भैया, इसको बोलते हैं फेडरल लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट का हम लोग क्या ले लेंगे, FOF, तो टीयर्स ऑफ। देन अपने पास आ जाएगा एट्थ शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ओ आ गया। नाइन्थ शेड्यूल बोल रहा है लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ऐसे लॉज जिन्हें हम अगर नाइन्थ शेड्यूल में डालते थे 24 अप्रैल 1973 से पहले, तो वहाँ पे उन लॉज पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं होती थी। बेसिकली नाइन्थ शेड्यूल की बात है ये। तो नाइन्थ शेड्यूल को ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलती थी। यहाँ पे एक हमने रिफॉर्म्स किए थे, लैंड रिफॉर्म्स इसके अंतर्गत। तो नाइन्थ शेड्यूल को ना लैंड रिफॉर्म्स L से भी जाना जाता है। देन उसके बाद जो है 11th शेड्यूल आता है, 10th शेड्यूल आता है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। तो डिफेक्शन का डी हमने लिख दिया, अभी दोबारा से खाली स्लाइड में खुद लिख के करवाऊंगी। तो डिफेक्शन का डी लिख दिया। डी डिफेक्शन बेसिकली एंटी डिफेक्शन क्या हुआ था, पहले ना आप लोगों ने फेमस स्टोरी सुनी भी होगी कि लोग किसी एक पार्टी से चुने जाते थे और फिर जब वो हाउस में जा रहे हैं दूसरी पार्टी ने थोड़ा ज़्यादा पैसा वैसा दिया तो वहाँ पे दूसरी पार्टी में चले गए, मतलब ऐसा होता था। तो इसी को रोकने के लिए ये प्रावधान लाया एंटी डिफेक्शन के, अगर आप पैसे या किसी और के लालच में किसी भी कारण जो है, अगर आप एक पार्टी से चुन के आए हैं, आप हाउस के अंदर बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को धोखा देते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दें, तो आप पे एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। तो ये बन गया ओल्ड। फाइनली 11th शेड्यूल है पंचायत और 12th शेड्यूल है म्यूनसिपैलिटीज, PM। तो पूरी ट्रिक अपने पास क्या बन गई, यहाँ पे आ जाएगी टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। कैसे, पहली बात कर रहा है यूनियन एंड टेरिटरीज, सेकेंड बात कर रहा है इमोल्यूमेंट्स की, अलोवेंसेस की, थर्ड बात कर रहा है ओथ एंड अफर्मेशन की, फोर्थ बात कर रहा है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू दी, सीटें कहाँ, राज्य सभा। फिफ्थ बात कर रहा है शेड्यूल एरियाज की। ओ की अगर हम बात करें ओ, तो ओ किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे सेवंथ अदर ट्राइबल एरियाज, जहाँ पे बहुत सारे ATM है, ATMM। देन अपने पास आ गया फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 याद हो गए। देन अपने पास आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L से आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स 9th शेड्यूल, D से आ जाएगा एंटी डिफेक्शन, P से आ जाएगा पंचायत, D पंचायत, और M से आ जाएगा
म्यूनिसिपैलिटीज। तो कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये अपने पास हो गए 12 शेड्यूल्स। अपने पास क्या हो गए? 12 शेड्यूल्स। तो ये कुछ 12 शेड्यूल्स थे, इन्हें याद रखना। अब आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो संविधान में मेंशन्ड हैं, यानी कि जिनका संविधान में जिक्र है या संविधान ने कोई आर्टिकल उनके बारे में कोई अनुच्छेद दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम सबसे पहले करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आ जाइए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि संविधान के द्वारा इसे बनाया गया है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये बॉडीज अपनी पावर कहाँ से लेती हैं या फंक्शंस कहाँ से करती हैं? सीधे संविधान से जो है ये अपनी पावर्स को लेती हैं। पहली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी गई है पास्ट एग्जाम्स में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें आर्टिकल 324 में आता है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है। कॉम्पोजिशन क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो यहाँ पे पार्ट है। प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन से? हमारे ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। ज्ञानेश कुमार इज आर प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट जो है इनका वो करवाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कितने सालों तक के लिए ये जो है ऑफिस को होल्ड करेंगे? तो ऑफिस को ये होल्ड करेंगे 6 साल के लिए या 65 ईयर्स के लिए। कहाँ कहाँ के इलेक्शंस करवाते हैं? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के और ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस यही करवाते हैं। इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज यही करवाते हैं। अगर मैं बात करूं पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटीज की तो ये नहीं करवाएंगे, गलती मत कर देना। अगर मैं बात करूं पंचायत की या फिर बेटा म्यूनिसिपैलिटीज की तो वो कौन करवाएंगे? हमने अभी पढ़ा था, वो करवाती हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाते हैं। तो ये सिंबल पॉलिटिकल पार्टीज किसका कौन सा सिंबल होगा, किसका लोटस होगा, किसका कमल होगा, किसका हाथ होगा, तो ये सारे के सारे कौन पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल यही दिलवाती हैं। ये एडवाइस करती हैं प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन किसी एमपी को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है तो इलेक्शन कमीशन वहां पे आके जो है उनकी सहायता करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाती है हमारी इलेक्शन कमीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है ये यही कंडक्ट करवाती है, ठीक है। पहले ये क्या था ना, पहले ये थी एक सिंगल मेंबर बॉडी, एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, ज़्यादा कुछ काम वाम जो है इतना टेंशन था नहीं। मगर उसके बाद जो है हमने वोटिंग एज को रिड्यूस करवा दिया था। हमने वोटिंग एज को रिड्यूस करवा दिया था। इसका मतलब क्या मैम? अभी तो 18 है, वोट दे पा रहे हैं, पहले नहीं दे पाते थे क्या? नहीं दे पाते थे भाई। पहले जो है वोटिंग एज कितनी थी? पहले वोटिंग एज थी 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर वोटिंग एज को करवा दिया गया था 18 वर्ष। ये 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष करवा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट कौन सा आया था? यहाँ पे अमेंडमेंट की गई थी, अमेंडमेंट एक्ट जो है वो था 1988, ठीक है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 में। अमेंडमेंट कौन सा था? ये 61st अमेंडमेंट एक्ट था, जिसने वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तब फिर बहुत सारे लोगों को जो है इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड करना था, तो इलेक्शन कमीशन को बना दिया गया एक मल्टी मेंबर बॉडी। फिर जब ये कार्य खत्म हुआ, इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड करवा दिया गया, वापस इसको सिंगल मेंबर बॉडी बनाया, मगर काम ही नहीं अच्छे से हो पा रहा था। फिर दोबारा फाइनली 1993 के आसपास जाके डिसीजन ले लिया, भैया मल्टी मेंबर बॉडी ही रखेंगे। तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट अभी यहाँ पे कौन कौन है? एक अपने पास होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अपने पास होंगे इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। आ जाइए दूसरी यहाँ पे संवैधानिक संस्था यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईएएस आप देखते हैं ना, आईएएस आईपीएस, तो वो एग्जाम जो है वो संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, यूपीएससी करवाता है। आर्टिकल 315 से 323 में है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और बाकी पब्लिक सर्विसेज के जो है यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट करवाता है। कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? एक चेयरमैन रहेंगे और बाकी मेंबर्स रहेंगे। एक चेयरमैन रहेंगे और बाकी मेंबर्स रहेंगे।
कंडीशन क्या है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स, कम से कम आधे सदस्य जो हैं इन्होंने सरकार के साथ 10 साल तक सर्व किया होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। फंक्शंस की बात करें तो ये एग्जाम करवाते हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, ये सारे एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की अगर हम बात करें वो भी ये करवाते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स बनाते हैं, भर्ती के क्या नियम रहेंगे, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सारा जो है ये यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पे किसी को भी जो है वो रिक्रूट कर देंगे, नहीं, यहाँ पे जो है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, सिविल सर्विसेज में किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाएगी उनको इंश्योर किया जाता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 315 से लेके 323 में आता है। समझ लो यूपीएससी का छोटा भाई जो कि राज्यों में काम करता है। रिक्रूटमेंट होती है स्टेट सर्विसेज की, इसमें चेयरमैन रहेगा, मेंबर्स रहेंगे यहाँ पे, और जो है जिसे अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। फंक्शंस क्या है? स्टेट में एग्जाम करवाएंगे, गवर्नर को किसी को अगर फॉर एग्जांपल प्रमोशन देनी है तो इनसे एडवाइस लेगा, ट्रांसफर करनी है, किसी के खिलाफ किसी ने बढ़िया काम नहीं किया, कुछ गलती कर दी, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना गवर्नर के द्वारा किया जाता है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट रहेगी ये स्टेट के लेवल पे। अगली आ जाती है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 280। फाइनेंस कमीशन बता रहा है भैया जो पैसा लिया था, हमारे पास जो पैसा सरकार के पास इकट्ठा हुआ है वो सेंटर और स्टेट में कैसे बटेगा, ये बताती है अपने को फाइनेंस कमीशन। कॉम्पोजिशन क्या रहेगी? एक ऐसा चेयरमैन जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा पब्लिक अफेयर्स का। बच्चे क्या कराते हैं गलती? फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और उसके अलावा 4 अन्य सदस्य। क्या फंक्शन है? ये बताएगा कि जो टैक्सेस के द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया है वो केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से बटेगा, किस राज्य को ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है, किसको कम पैसे की ज़रूरत है, ये सारा यही डिसाइड करता है। किस तरीके से हम म्यूनसिपैलिटी जो है या पंचायत है उनको फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हैं, ग्रांट्स कितनी देनी है, मतलब सहायता कितनी देनी है। तो काफ़ी ज़्यादा एक संतुलन, वित्तीय संतुलन बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि भाई अगर ये ढंग से नहीं बताएगा कि स्टेट को कितना पैसा देना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्टेट को कितना पैसा जो है वो चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे? अपनी फेवरेट स्टेट को दे देंगे। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। फाइनेंस कमीशन यहाँ बैठी। कैग की अगर हम बात करें, कैग को कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कैग को क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, अनुच्छेद 148। ये बेसिकली आपकी और हमारी जेब से जो टैक्स गया है, क्या सरकार उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रही है? ये कैग इंश्योर करवाता है कि सरकार आपके हमारे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कैग आर्टिकल 148 एक संविधानिक ऑफिस है, एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक जो है ये फंक्शन करते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में काम करेंगे, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में काम करेंगे, प्रॉपर यूज़ करेंगे पब्लिक फंड्स का और डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे ये प्रेसिडेंट या गवर्नर को। सिग्निफिकेंस क्या है? अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 याद रखना, सबका अनुच्छेद यहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल 76 जो है ये कह रहा है, अब देखो सरकार को किसी केस में उपस्थित होना है कोर्ट में, सरकार तो नहीं जाएगी ना, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। लीगल मैटर्स में जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो होता है अटॉर्नी जनरल, जो कि केंद्र सरकार का है। अगर राज्य सरकार की बात करूं तो एडवोकेट जनरल नाम रखेंगे उसका। तो यहाँ पे भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। सरकार के अपॉइंट कौन करता है? अगेन सारी अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। ये इतने क्वालिफाइड होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य तो हों। ये सरकार को लीगल मैटर्स पे, कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। गवर्नमेंट केसेस में सरकार की तरफ जहाँ सरकार एक पार्टी है वहाँ पे सरकार को प्रस्तुत करते हैं, प्रतिनिधित्व करता है और पार्टिसिपेट करता है। पार्लियामेंट्री, कल को इसके संसद में बैठ सकता है, क्या वोट दे सकता है जैसे बाकी मेंबर्स देंगे? नहीं भैया, नहीं, बैठने को बोला था, वोट देने को नहीं बोला था। देन उसके बाद एडवोकेट जनरल, सेम उसका समझ लो अटॉर्नी जनरल का छोटा भाई जो कि स्टेट में यानी कि राज्य में काम कर रहा है। राज्य में काम कर रहा है कौन? हमारा एडवोकेट जनरल। ये चीफ लीगल एडवाइजर है अपनी स्टेट गवर्नमेंट का। अपॉइंट कौन करता है? इसे गवर्नर अपॉइंट करेगा। वहाँ
कौन अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। इसे कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर। कम से कम इतना क्वालिफाइड तो हो कि ये एक हाई कोर्ट के जज बनने योग्य हो। फंक्शंस क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगा लीगल मैटर्स में और लीगल ड्यूटीज जो हैं वो भी परफॉर्म करेगा जो इसको गवर्नर असाइन करता है। अगली कमेटी अपने पास आ जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि ये अनुसूचित जातियों के लिए कमेटी जो उनके लिए काम करेगी। आर्टिकल 338 जो है इसकी बात करता है। फंक्शंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को जो एससी सुप्रीम कोर्ट जो शेड्यूल हमारे पास कास्ट हैं उनके राइट्स को अगर कोई वॉयलेट करता है, जो भी शेड्यूल कास्ट के, क्योंकि आपको पता है आए दिन खबरें हमें देखने को मिलती हैं अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, और ऐसी खबरें कि आपको यकीन नहीं होगा कि मानवता में ये भी हो सकता है, इंसान जो है ये सब भी कर सकता है, कि काफ़ी ज़्यादा इन्हें जो है उत्पीड़न दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इनका शोषण किया जाता है। तो यहाँ पे इसी से संबंधित हमने एक नेशनल कमीशन बनाई जो कि इन जातियों की मदद करेगी। तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के जो राइट्स हैं उनको वायलेट अगर किया जाएगा तो यहाँ पे ये कमेटी एकदम से कमीशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। बेसिकली क्या था ना, पहले एक ही व्यक्ति था, एक ही चेयरमैन था, जो एससी और एसटी एक ही बॉडी थी जो काम कर रही थी। फिर समझ में आया वक्त के साथ कि साहब इन दोनों में अंतर है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अंतर है। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़े बहुत इनको ट्रेडिशंस या मेन लैंड से जुड़े हुए हैं, मेन लैंड से, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो शेड्यूल ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा अभी भी पिछड़ापन देखने को मिलता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स की एक अलग ज़रूरतें हैं, उन्हें अलग तरीके का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनाई गई। ये आती है अनुच्छेद 338 में, आर्टिकल्स याद रखना, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन्हें प्रोवाइड करेगी, और इनके लिए क्या हमें कल्याण करना है इनका, तो वैसी जो है उसमें मदद करती है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि ऐसे लोग जिनकी भाषा ना तो बड़े स्तर पर बोली जाती है, उनको भाषा के लेवल पे प्रोटेक्शन चाहिए। देखो कितना डीप थिंकिंग है, कितनी डीप एनालिसिस है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 350B, आर्टिकल 350B एक बात करता है, साहब एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर जो कि भाषाई अल्पसंख्यकों की मदद करेगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ये इनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और अपनी रिपोर्ट किसे देगा? ये अपनी रिपोर्ट देकर बेटा देगा ये प्रेसिडेंट को। देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी काउंसिल अभी तो बना था। जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सरकार ने जो है जब 2016 में लागू किया तो अपने को एक काउंसिल चाहिए थी जो डिसाइड कर सके कि कितने टैक्स स्लैब्स रखने हैं, किस पे कितना टैक्स रखना है, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, सेंटर और स्टेट को एक साथ बिठाना है। तो इन सभी के लिए एक काउंसिल आई, दैट इज जीएसटी काउंसिल। इसमें कॉम्पोजिशन क्या रहेगी? इसका चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रहते हैं और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी रहते हैं। इसमें जो है जीएसटी रेट्स, एग्जेम्पशंस, थ्रेशोल्ड्स, ये सारे कुछ ये डिसाइड करते हैं, डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 279A। ठीक है, यहाँ पे सेंटर भी बैठेगा और यहाँ पे स्टेट्स भी बैठेंगे, सेंटर भी बैठेगा और स्टेट्स भी बैठेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर की बात करें तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट को 2/3 रिप्रेजेंटेशन है। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? डिसीजन में अपने को चाहिए 75%, 75% जो कंसेंसस होगा तब जाके फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ये है हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनके आर्टिकल्स। ठीक है, अब थोड़ी सी देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज भी आती हैं जो किसी कानून के तहत बनाई हो, इसमें रेगुलेटरी बॉडीज भी आती हैं, इसमें ऐसी बॉडीज भी आती हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हो। तो ये जो है हम कुछ बॉडीज यहाँ पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये संविधान में उल्लेखित, यानी कि दीज बॉडीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हमने या तो लॉ से बनाया है या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया है, कोई भी इनके पास डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। सबसे पहले आ जाती है नीति आयोग। क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया है ये भी पूछा जाता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी
2015 में, और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, जो पहले 5 ईयर प्लान्स बनाने के लिए जो है जिम्मेदार थी। तो यहाँ पे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर सके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, तो हमने नीति आयोग को लाया। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो 2015 में बनी थी, एक सलाहकारी जो है संघवाद के तौर पे ये काम करती है, गवर्नमेंट को ये नीति के मामले में सलाह देती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास की बात करती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज रणनीतियां बनाने में ये मदद करती है। अगली कमीशन देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बनी थी, साल पूछता है इसका। ये ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों की जो है उसकी सुरक्षा करती है, मानव अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देती है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर कहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे जाके इसके पास इतनी पावर है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, इसी के जैसे ना स्टेट पे भी बनी है, इसी के जैसे बेटा स्टेट पे भी बनी है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करें, ये बेसिकली करप्शन से डील करने के लिए बनी है। ये बनी है 1964 में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? करप्शन के केसेस को देखना, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी तरीके का करप्शन हो रहा है तो उसे रोकती है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन 2005 में बनी थी अंडर RTI एक्ट। इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपको देखना है सरकार ने कहीं पैसा इतना जो है बोला कि हमने इतना पैसा लगाया है, कहाँ कहाँ सरकार ने एक्चुअल में इतना पैसा लगाया या नहीं लगाया, कहाँ तक जो है आपने अगर कोई कार्य वहाँ पे दिया है तो कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो डील करती है। 2005 में ये बनाई गई थी ताकि सरकार जो है वो लोगों को आंसरेबल हो, आपके पास अधिकार हो ये जानने का कि सरकार किस तरीके से जो है वो काम कर रही है। एक आ जाता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कैपिटल मार्केट, आपने स्टॉक्स सुना होगा ना, स्टॉक्स कैपिटल मार्केट से डील करता है। 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली थी। 1988 के आसपास, 89 के आसपास बना था, मगर फिर स्टॉक मार्केट में स्कैम बहुत होने लगे तो 1992 में एक लॉ के तहत इसे ज़्यादा पावर्स दी गई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने बेटा शुरुआत जो है, हमने शुरुआत की आज पार्लियामेंट के रिवीजन से। पार्लियामेंट के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे? हम लोग पहुँच गए स्टेट लेजिस्लेचर में, जहाँ पे हमने क्या देखा? 2 हाउसेज देखे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर और यूनिकैमरल लेजिस्लेशन भी हमने यहाँ पे देखा। स्टेट लेजिस्लेचर के बाद बेटा हम कहाँ पहुँचे? फिर उसके बाद हमने किया अपना पंचायत, हमने कोर्ट्स किए, कोर्ट्स हमने जुडिशरी की, जुडिशरी की जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट देखा, हमने हाई कोर्ट देखे, हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट देखे। देन हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने जो है हमने पढ़ा हमारा पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक डील किया जिसको हमने पढ़ा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने याद भी किए। एंड देन हमने यहाँ पे पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और साथ ही साथ हमने पढ़ी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी पढ़ी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी पढ़ी। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कि मैम पॉलिटी का लेक्चर 2 लाइए, तो फाइनली पॉलिटी का लेक्चर 2 आ गया है आप सभी के लिए। अब इस सेशन को जो है ढेर सारा प्यार दीजिए, आपकी डिमांड पे ले आए हैं, लाया है ये पॉलिटी का लेक्चर 2। कोशिश की गई है हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछी गई है या आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें बेटा इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम में जाने से पहले इन दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखना। जिन बच्चों ने अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है बेटा, आप जाके पार्ट 1 देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि फाइनली पॉलिटी का पार्ट 2 आ गया आप सभी बच्चों के लिए। कैसा लगा आपको पार्ट 2?
क्या आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैराथन चाहते हैं, और ये मैराथन ने आपकी कितनी हेल्प की है। तो वीडियो के नीचे ज़रूर जो है अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी तरीके से हम आपके लिए इजी लैंग्वेज में बहुत सारा कंटेंट लाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से। तो फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, अच्छे से तैयारी करती जाइए। ईश्वर जो है वो कभी ना कभी आपकी इस मेहनत का रंग जो है आपको ज़रूर दिलवाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, आपको आपकी मेहनत का रंग जो है वो ज़रूर दिखाई देगा। बस इसी तरीके से बेटा मेहनत करते जाना। ठीक है, तो अब इसी एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं आज का सेशन को लाइक करिए, अपना ढेर सारा प्यार जो है वो कमेंट सेक्शन में दिखाइए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।